हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए भगवान लाल आज आपके लिए कुछ बातें लेके आया हूं। अकाउंटेंसी की शुरुआत वाली बातें। ठीक है, देखिए इसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। और ये जो प्रिंसिपल्स की मैं जो बात करूंगा ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग करते समय, तो इनको जरा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहली बात है, उसका नाम है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ये अलग है उस आदमी से जिसने ये बिजनेस खोला है। ठीक है, उस आदमी से अलग है। ये बिजनेसमैन अलग है और ये बिजनेस अलग है। इन दोनों के बीच में एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, फ्रॉम द ओनर। आप कहेंगे सर ये क्यों? इस तरह की बातें मानने की क्या जरूरत है? क्योंकि बिजनेसमैन तो जो है उसका वो बिजनेस है, हम इसको सेपरेट क्यों माने? हम इसमें सेपरेशन क्यों करें? आप बंटवारा क्यों कर रहे हो? सब लोग मिलाने की बात करते हैं, आप तो बंटवारे की बात कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा कारण है। और कारण ये है कि अकाउंटिंग करते समय हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के एंगल से करते हैं। अकाउंटिंग जो हुए किया जाता है ना, अकाउंटिंग इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। और हम ऑनर को भी एक तरह की लायबिलिटी यानी कि बाहर वाला ही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो ऑनर है वो हम नहीं हैं, ऑनर अलग है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अब देख लीजिए, ऑनर ने भी पैसा लगाया है, ऑनर को भी कुछ रिटर्न चाहिए। तो हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं ना, तो ऑनर को भी सेपरेट माना जा सकता है। अच्छा, उसने पैसे लगाए हैं, ठीक है। शिवम शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग शिवम, स्वागत है आपका। तो मैं कह रहा था कि जो ऑनर हैं वो उन्होंने हमें पैसा दिया है, तो हम ये मानते हैं कि ये आउटसाइडर हैं। उन्होंने अगर हमें पैसा दिया तो हमारी लायबिलिटी हुई, और उन्होंने अगर बिजनेस से पैसा निकाला तो ये एक तरह की ड्रॉविंग मानी जाएगी। हम मानेंगे कि भाई यहाँ पे ड्रॉविंग हो रही है, ऐसा हमारा मानना होगा। ठीक है, देखिए इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरी एक किताब की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, किताब की दुकान है, और मेरे बच्चे गए और उन्होंने वहां से किताब या कॉपी या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ले लिया। ठीक है, अब बच्चे मेरे हैं ऐसा मैं मान रहा हूं, बिजनेस के तो नहीं है। आपको पता है, बिजनेस वाले लिखेंगे, अकाउंट वाले लिखेंगे कि सर ने ड्राइंग करी है, क्योंकि मैं अलग हूं और मेरा दुकान अलग है। मेरी किताब की दुकान मेरे से सेपरेट है, मेरे से जुदा है। और किताब की दुकान अगर मेरे से सेपरेट है तो फिर उसकी अकाउंटिंग भी सेपरेट ही होगी। ठीक है ना?
तो अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ऑनर, वी डू द अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर। ऑनर की भी अकाउंटिंग हो सकती है लेकिन तब बिजनेस अलग मानेंगे, चलेगा। ये जो प्रिंसिपल है ये ना सिर्फ पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप पे लागू होगा, हम लोग पढ़ेंगे ये पार्टनरशिप और बाकी फॉर्मेट में भी लागू किया जाएगा। चलिए नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 2 है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बालकों क्या बताता है जरा समझ लीजिए। मनी मेजरमेंट ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अकाउंटिंग करने के लिए जरूरी है कि हम जिस चीज की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम उसे माप पाएं। अगर हम उसे माप नहीं पाएंगे तो हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ये बेहद जरूरी है कि हम मनी में किसी चीज को माप पाएं। लिखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कह लीजिए। देखिए हमने 50,000 रुपए का माल बेचा, हमने 2,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है, आसानी से हम वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने बिजनेस में एक जमीन जो मेरी खेती की थी उसको इन्वॉल्व करी। आपको पता है खेती की जमीन जो मैंने लगाई वो भी एक तरह की कैपिटल है, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा कि वो जो कैपिटल है वो कितने की है, उसको मनी में मेजर करना पड़ेगा। वो जो हमने जो जमीन इन्वॉल्व करी है, या मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, घर से कुछ कुकर ले गए, घर से कुछ बर्तन और गए, घर से कुछ सिलेंडर ले गए, तो ये कुकर बर्तन सिलेंडर जो हम लोग वहाँ लेकर गए हैं हमें इसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हमें इसको भी मनी में मेजर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। जिस चीज को हम मनी में नाप नहीं सकते उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट के लिए मुझे एक फिगर की जरूरत पड़ती है, और जब तक वो फिगर नहीं होगी तब तक कैसे बात बनेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपकी फैक्ट्री से कोई चीज चोरी हो गई, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट चोरी हो गया 50,000 रुपए का। अब 50,000 रुपए कोई इक्विपमेंट चोरी हो गया, आपको लॉस हो गया, आप उसको लिखेंगे कि लॉस हुआ है। लेकिन सपोज करिए एक मजदूर या एक वर्कर या एक मैनेजर जो बड़े आपकी कंपनी के लिए जरूरी थे वो आपकी कंपनी छोड़ के चले गए, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या वो रिटायर हो गए, या उनकी भगवान न करे डेथ हो गई, किसी भी कारण से वो हमारी कंपनी छोड़ के चले गए। मेरे दोस्तों मुझे बताओ, अगर वो छोड़ के चले गए तो क्या ये लॉस नहीं है? क्या ये नुकसान नहीं है? लेकिन एक बात बताऊं, हम लोग इसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। आप कहेंगे इसकी अकाउंटिंग हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इसकी अकाउंटिंग अभी हम नहीं कर पाते हैं। याद रहेगा दोस्तों को? चलिए, तो मनी में मेजरमेंट होना बेहद जरूरी है। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, हम ये क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ तो बहुत दिनों तक चलती है। ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ तो पता नहीं कितने दिनों तक चलती है, ठीक है कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए, जरा सा लाइट की कमी हो रही है, मैं अभी आता हूं। तो हम अपनी कंपनी की या जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है, जो भी बिजनेस हमने शुरू किया, तो बिजनेस तो देखो बहुत समय तक चलता है।
लेकिन हम क्या करते हैं कि बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और हर एक एक हिस्से को हम बोलते हैं दोस्तों, हर एक एक हिस्से को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर भी कई बार हम इसको बोलते हैं। जरूर नहीं कि ये एक साल हो। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें ज़्यादा अच्छे तरीके से। सपोज कीजिए हमने एक बिजनेस शुरू किया 97, टॉपर्स 97 में शुरू हुआ था और ये बिजनेस 2047 में बंद हुआ, लेट सपोज। तो क्या हम इतने साल के बाद, 50 साल के बाद हम परफॉर्मेंस इवेलुएट करेंगे क्या? मुझे कोई बताए, क्या हम 50 इयर्स के बाद परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे? नहीं, आप ही बताइए। क्या ये उचित होगा? नहीं, हमें परफॉर्मेंस इवोल्यूशन तो हर साल करनी है ना। बोनस बांटना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है, और खुद हमें पता होना चाहिए कि हम कमा रहे हैं कि गंवा रहे हैं। हम एक साल की बात नहीं करते। एक बात बताइए, आपको कोई एक ही दिन खूब ढेर सारा खाना खिला दे और फिर 25 दिन कोई आपको ना खाना खिलाए, चलेगा? 25 दिन बाद खूब ढेर सारा खाना खिलाए, चलेगा? भाई आप इंसान हो कि ऊंट हो? नहीं चलेगा ना। तो जिस तरह से वहां नहीं चलेगा मित्रों, उसी तरह से यहां भी नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा आपसे कहना है, भाई क्या कहना है आपसे, कि हमें अकाउंटिंग करते समय अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है। छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से क्या फायदा होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ के, बोलिए, बेटर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक कैलेंडर ईयर ही हो। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही होगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगा। हम तो सीधी बात कहेंगे कि जिस पीरियड के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाए, प्रॉफिट लॉस निकाला जाए, वो बताइए क्या होगा? वो उसका फाइनेंशियल ईयर या यूँ कहिए कि अकाउंटिंग पीरियड होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कुछ भी हो सकता है। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च का रखते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में यही रूल है कि 31 से 31 मार्च का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही आपको तैयार करके देना है। दैट्स वाई यहाँ पे हम ऐसा बेटा करते हैं। ठीक है ना? चलिए नंबर 4 लिखिए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बताता है कि देखिए अकाउंटिंग में जो भी आप करें, आप उसको बढ़िया से डिस्क्लोज करें। सामने वाले को इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। अगर सामने वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो फिर कैसे बात बनेगी? ठीक है ना? तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम चीज़ों को बढ़िया से डिस्क्लोज करें, चीज़ों को बढ़िया से लिखें। और कई दफ़ा लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई कंपनीज एक्ट या किसी की भी लीगल रिक्वायरमेंट है तो हमें उस डिस्क्लोजर को देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, चीज़ों को डिस्क्लोज करने से बात को समझने में मदद मिलती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और डिस्क्लोजर का। मान लीजिए कि आप किसी के घर गए और उसने आपको लड्डू दिया। अब लड्डू खाने में अच्छी चीज़ होती है, आपने लड्डू खाना शुरू किया, लेकिन आप नहीं पूछेंगे कि लड्डू किस खुशी में आप खिला रहे हैं। आप मान लीजिए मेरे घर आए और आपने कहा कि सर आप लड्डू किस खुशी में खिला रहे हैं। मैंने कहा वो क्या है कि अभी हमारे पीछे हमारे घर में 1 महीने पहले शादी हुई थी तो कुछ लड्डू बच गए थे। अब खाते खाते आपका हाथ रुक जाए, 1 महीने पुराना लड्डू खिला रहे हो सर। मैंने कहा नहीं, लड्डू तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहता चींटी लग गई थी। हैं? चींटी भी लग गई थी? हाँ, वो मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रखा हुआ था, सूखने के लिए चींटी हट जाए, तो कुत्ते ने मुंह मार दिया। तब हुआ कि वो कुत्ता तो खा नहीं रहा, तो क्यों ना हम, आप क्या कहेंगे, राम 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 सर क्या कर रहे हो ये। तो देखो, लड्डू खाने में आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने बताया 1 महीने पुराना है तो आप रुक गए।
जब होता है चींटी लग गई तो आप थोड़ा और लगे सोचने, और जब मैंने कहा कुत्ते ने मुंह मार दिया था, आप थू थू करके सब फेंक दिया आपने। इसका मतलब है लड्डू और बात है और उसका डिस्क्लोजर और बात है। इसी तरीके से हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशंस को, जो एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम एंड एक्सपेंस है, उसकी क्वालिटी के बारे में भी हमें बात करनी है। क्वांटिटी तो ठीक है कि ये सेल है, ये परचेज है, ये इनकम है, एक्सपेंस है, ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, लेकिन हम बात करेंगे उसकी क्वांटिटी के बारे में। जब क्वांटिटी के बारे में बात होगी तभी जाके बेहतर बात हो सकती है। और इसीलिए हमारे इनकम, हमारे अकाउंट में डिस्क्लोजर, चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करने का तरीका भी बहुत ध्यान से देखा जाता है। आइए नंबर 5वां, नंबर 5 है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। भाई मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कोई भी ऐसी चीज, पहले मटेरियल क्या है वो समझ लीजिए। मटेरियल आइटम, कोई भी ऐसी चीज जिसके नॉलेज होने या नहीं होने से, कोई भी ऐसी चीज जिसके नॉलेज होने या नहीं होने से आपके डिसीजन में फर्क पड़ता है, तो इसको बोलते हैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाए। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई साहब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो दोस्त ने कहा कि ठीक है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन तभी उसने बताया कि मुझे हल्का सा फीवर रहता है। अच्छा, फीवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, और सर्दी जुकाम भी है, सर चकराता है, कमजोरी महसूस होती है, और टाइम चल रहा है कोरोना का। संगम चौधरी भी जुड़ चुके हैं, टाइम चल रहा है कोरोना का। आप बताओ भाई, आप उनसे गले लगेंगे? आप उनसे हाथ मिलाएंगे या भाग लेंगे? तो देखो, अभी उसने कहा कि तबीयत ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा हल्का फीवर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे उसने कहा सर्दी जुकाम भी है और सर चकराता है, कमजोरी महसूस होती है, मुझे कोरोना है, आप तुरंत भाग लिए उसके घर से। अबल उसके घर गए ही क्यों ऐसे समय में? तो मैंने क्या कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी मायने नहीं रखती है। इसने उसने कहा मुझे फुंसी हुई है कान के नीचे, मेरे 2 बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरे बाल कुछ झड़ रहे हैं पीछे से, देखो ये, मेरे गले में थोड़ी दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन जैसे कहा फीवर है, सर्दी जुकाम है और कमजोरी महसूस हो रही है, भाई साहब भाग लो, भाई को तो कोरोना है। ठीक है कि नहीं? तो हमने आपसे क्या कहा कि छोटी मोटी बातें इट्स ओके, लेकिन किसी चीज़ की जानकारी ऐसी है जिससे हमारे एक डिसीजन में फ़र्क पड़ सकता है। अब वो आदमी अपने घर पार्टी के लिए आपको बुला रहा है तो आप जाएंगे नहीं ना? अभी तो किसी के घर मत जाइए, चाहे सर्दी जुकाम हो या ना हो। तो यही बात यहाँ भी है दोस्तों, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नॉलेज होने या नहीं होने से यूजर के डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ता है, विच नॉलेज ठीक है कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर का डिसीजन बदल सकता है, हम उसे बोलते हैं मटेरियल आइटम। और हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं अकाउंट के कि जितने भी मटेरियल आइटम हैं उनको जरूर दिखाने चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जानकारी होने नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, किसी के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जानकारी होने या नहीं होने से यूजर के डिसीजन पे फ़र्क पड़ सकता है उसको आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे। उसको तो मेरे दोस्त आप पूरी की पूरी तरह से उसके सभी
नॉलेज के साथ डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आप हैं और आपका 500 रुपये गुम हो गया क्लास में से, तो क्या आप अपने टीचर को नहीं बताएंगे? और अपने आसपास के जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका बैग नहीं चेक करवाएंगे, पॉकेट नहीं चेक करवाएंगे कि 500 रुपये गुम हो गया है ना? तो 500 रुपये एक मटेरियल आइटम है, उसके लिए आप पूरे क्लास में बवाल मचा देंगे। लेकिन मान लीजिए 10 का नोट गुम हो गया है, तो क्या तब भी आप उतना ही परेशान होंगे? 10 के नोट के लिए भी हाय तौबा मचाएंगे। लोग क्या कहेंगे? चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। टीचर भी डांट के बिठा देंगी। तो क्यों 10 रुपये पे क्यों उन्होंने बिठा दिया और 500 रुपये पे क्यों हल्ला हो गया? क्योंकि 500 रुपये स्टूडेंट के लहजे से एक बड़ा अमाउंट है ना? ये बात जानकारी में होनी चाहिए। अब आपका नेल कटर गुम हो गया है, नेल कटर गुम हो गया ट्यूशन में, तो सर बोलेंगे चुपचाप रहो यार, खरीद लेना। लेकिन आपका मोबाइल गुम हो गया ट्यूशन में, तो भाई साहब मोबाइल तो गुम होना बड़ी बात है ना, फिर तो चेकिंग होगी। तो यहाँ भी देखिए यही बात है कि जो चीज़ें मटेरियल होती हैं उनको डिस्क्लोज करना, उनको फुल डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें छोटी मोटी हैं उसका डिस्क्लोज नहीं करें तो भी चलता है। ठीक है ना? आइए नंबर 4। नंबर 4 है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है? कंजर्वेटिज्म क्या है जरा समझिएगा। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस हमारे यहां तो यही माना जाता है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को सोच समझ के करने वाला आदमी। हमारे यहां ये माना जाता है कि रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज, जितने भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज है ना, सबको रिकॉग्नाइज करो। कहने का मतलब है यहां हमने सेल किया है और हमें लगता है कि फ्यूचर में बैड डेट होगा, तो हमें इसका प्रोविजन बनाना है, या यूं समझो अपने बुक्स में ये लॉस मानना है। हमने एक एसेट खरीदा है जो 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा ना, तो हमें हर साल उसके बारे में कोई ना कोई अकाउंटिंग करनी है। इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस। हमारे ऊपर किसी ने केस मुकदमा किया है जिसमें हमें लगता है हमें पैसा देना पड़ेगा, तो इस बात को भी आप लिखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, तो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस। ठीक है? लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि डोंट रिकॉग्नाइज, डू नॉट रिकॉग्नाइज, डू नॉट रिकॉग्नाइज all future expected gains। कि फ्यूचर में किसी भी तरह की आपको आमदनी होने की उम्मीद है, गेन होने की उम्मीद है, तो भैया उसको रिकॉग्नाइज ना करो। मतलब लॉसेस को तो रिकॉग्नाइज करोगे लेकिन गेन्स को नहीं। आप कहेंगे क्यों सर? तो देखिए इंसान को प्रूडेंट होना चाहिए। मैं आप ही से बात करता हूँ। आपने मान लीजिए 10th का एग्जाम दिया है, ठीक है? अब घर पे आपने बता दिया कि मेरे तो कम से कम 90% नंबर आएंगे, और कल को अगर 75% आया तो घर वाले बोलेंगे बहुत फालतू बोलते हो तुम यार, तुम तो 90 कह रहे थे, 75 आया, इससे क्या होगा? ठीक है? तो आपसे कहाँ गलती हो गई? आपने फ्यूचर का बहुत रोजी पिक्चर दिखा दिया। इसके चलते 75 भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। समझदार बच्चा पता है क्या करता है? आपने कभी किसी तेज बच्चे को अपने बैच में देखा हो, एग्जाम के बाद क्या बोलता है? नहीं नहीं यार पेपर तो ऐसे ही गया था, एवरेज गया था। और बाद में उस नालायक का 95% नंबर आता है, लेकिन शुरू में बोलेगा नहीं नहीं पेपर ऐसे ही गया था। इसकी बजाय जो थोड़ा सा ऐसे ही बच्चे होते हैं फूहड़ किस्म के, वो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन लिखने के बाद ही बोलते हैं कि भाई आज तेरे भाई ने तो किला फतह कर लिया, फाड़ कर रख दिया पेपर को। और बोलते हैं देखो अगर पूरे स्कूल में कोई पास होगा तो तेरा भाई पास होगा। किसी कारण से मान लो पास नहीं हुआ, पता है सब लोग उससे पूछते हैं और भाई
बड़ा उड़ रहा था। तो देखो, जिसने बोला है कि नहीं मेरा पेपर एवरेज गया है, अगर कल उसका पेपर खराब भी हो जाए तो कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा, लोग बोलेंगे यार तो पहले ही कह रहा था। लेकिन जिसने बोल दिया मेरा पेपर बड़ा धांसू गया है और बाद में उसका पेपर खराब हो जाए, सब लोग बोलेंगे तू तो बड़ा उड़ रहा था, और अब क्या हुआ भाई। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने अकाउंटिंग में अपने यूजर्स को बहुत रोजी पिक्चर फ्यूचर का प्रेजेंट ना करें। अगर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक आपने सुना होगा मुल्ला नसरुद्दीन, उसने एक अंडा खरीदा और उसने सोचा कि भाई इस अंडे से एक मुर्गी आएगी, और जब मुर्गी आएगी तो मेरे पास फिर 50 अंडे आएंगे, और 50 अंडे से फिर 50 मुर्गी होगी, फिर 50 मुर्गी से 500 अंडे आएंगे, और 500 अंडे से फिर 500 मुर्गी होगी, और 500 मुर्गी से फिर 5000 अंडे आएंगे, और 5000 अंडे से 5000 मुर्गी होगी, और मैं पोल्ट्री क्या बोलता पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा, और फिर मैं बहुत ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, खूब ढेर सारे मुर्गे और अंडे बेचूंगा और मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। ठीक है ना। और इसी सोच में वो मार्केट से जाते समय वो अंडा गिर के फूट गया जो उसके हाथ में था। बताओ जी, एक अंडा खरीद, अब सीधे पोल्ट्री फार्म के बारे में लगेंगे लोगों को बताने, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए हुआ कि देखो जैसी सिचुएशन अभी अंडा है ना, तो अंडा ही दिखाओ, बोलो कि मेरे पास एक अंडा है, ये मत बोलो मेरे पास पोल्ट्री फार्म है। समझ आया। वही बात यहां भी है कि देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने की उम्मीद है, तो आपको इस लॉस को अभी दिखाना चाहिए, पक्का दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में गेन होगा, तो जब गेन होगा तब की बात करेंगे, अभी दिखाने की जरूरत कतई भी नहीं है, अभी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा मित्रों को, ठीक है। तो यही है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि नेवर रिकॉग्नाइज फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स। कभी भी ऐसी बात मत कर दो फ्यूचर के बारे में कि कल ना हो तो लोग आपसे 10 तरह के सवाल करें, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हमें ज़रूर दिखाना है। यही हमारे अकाउंट में प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसका जितना भी प्रोविजंस हम आगे पढ़ेंगे ना, जितने भी प्रोविजंस बनाने की बातें होती हैं, उन सब में इस चीज़ की बड़ी ही ज़रूरत पड़ती है। सारे प्रोविजंस बेटा इसी के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाइए नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कि अकाउंट के अंदर कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स की बात होती है कि हमने कोई चीज जितने में एक्वायर करी हम उसको उतने की मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैंने एक जमीन आज से 20 साल पहले खरीदी थी 5 लाख। हो सकता है जमीन की कीमत 15 लाख हो गई हो, लेकिन हम अकाउंटिंग में बेटा उसको 5 लाख पे ही दिखाएंगे। तो बुक्स में कोई भी चीज ना जितने पे खरीदी जाती है उतने पे दिखाई जाती है। हो सकता है हमने शेयर 10 रुपए का खरीदा किसी कंपनी का, बाद में स्टॉक मार्केट में 150 रुपये हो गया, तो हम 150 पे नहीं दिखाएंगे, हम उसे 10 रुपये में खरीदा तो 10 में दिखाएंगे, 15 में खरीदा तो 15 में दिखाएंगे। जितने में खरीदा है दोस्तों हम उतने में ही उसको पहले दिखाएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट। कि वी रिकॉग्नाइज द एसेट्स at the price which has been paid to acquire that asset. Assets are recorded at cost. Assets are recorded at cost. जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा और बाद में उसका ज्वेलरी खरीदा, बाद में उसका दाम बढ़ गया, तो बढ़ेगा उससे मतलब नहीं है मुझे ज्वेलरी कितने पे दिखानी है, उसी प्राइस पे दिखानी है, भले उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। हालांकि बाद में इस प्रिंसिपल में थोड़ा चेंज होगा, रिवैल्यूएशन होता है, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं करनी। ये कौन सा प्रिंसिपल था? हम लोग कहीं नंबरिंग गड़बड़ तो नहीं कर गए? 5वां तो पहले ही हो गया था, ये 6ठा था,
और ये 7वां था। ठीक है बेटा। अब आइए नंबर 8। ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि देखो बराबरी में मैच होता है। अगर एक टीम बहुत कमजोर है, एक बहुत मजबूत हो, तो फिर मैच का कोई मजा नहीं आता। तो मैच ऐसे होना चाहिए जो बराबरी का हो। यही वाली बात यहाँ है कि अगर आप सही में प्रॉफिट लॉस दिखाना चाहते हैं तो आप जिन भी रेवेन्यू को लिखेंगे, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने भी एक्सपेंसेज हुए हैं उसे जरूर लिखिए। मतलब इस साल की जितनी भी रेवेन्यू है उसे आप इनकम मानिए, इससे मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस रेवेन्यू को अचीव करने में जितने भी एक्सपेंसेज हैं दोस्त, आप उनका भी ध्यान दीजिए। वो ध्यान नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए यू हैव टू कंसिडर रेवेन्यू एज वेल एज द एक्सपेंसेस। ठीक है, तब जाके फिर बात बनेगी। और यही कारण है कि अगर एक एक्सपेंस पे हुआ है, नहीं भी पे हुआ है, तो भी हम उसे मानते हैं एक्सपेंस। अगर आपको याद हो, एक्रूअल बेसिस, वन ऑफ द बेसिक एजम्पशन जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के सामने आता है। अच्छा, एक और केस बताता हूँ। सपोज करो हमने 10,000 यूनिट खरीदा, ठीक है, और हमने इसमें 7,000 यूनिट सेल किया, तो सेल में तो 7,000 दिखाया जाएगा, तो कॉस्ट में भी 10,000 नहीं दिखाएंगे, उसकी 7,000 की कॉस्ट दिखाएंगे। बाकी जो 3,000 होगा डेट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेंट्री। मतलब अगर 7,000 रुपये 7,000 यूनिट की सेल दिखाई जा रही है तो कॉस्ट भी 7,000 की ही दिखाई जाएगी, और जो बाकी नहीं है वो इन्वेंट्री दिखाई जाएगी। ठीक है, अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया है जिसका बेनिफिट अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा, तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा। अगर कोई एक्सपेंस हो गया है लेकिन भले ही हमने पेमेंट नहीं दिया, उसे इस साल के एक्सपेंस में जरूर दिखाएंगे, नगद ना सही तो उधार सही, लेकिन दिखाएंगे हम लोग इसी साल। ठीक है ना? इसीलिए इस बात को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं मैचिंग, कि मैच द इनकम विद द रिलेटेड एक्सपेंसेज। अगर हम इनकम को एक्सपेंसेस से मैच नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। याद रहेगा दोस्तों? चलो नंबर 9, बहुत ही प्यारा, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। या कई बार हम बोलते हैं ड्यूअलिटी। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी एस्पेक्ट भी बोलते हैं। क्या है जरा सुन लीजिए। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शंस का दो एस्पेक्ट होता है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। आप कहेंगे सर हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? जरा ध्यान से देखिए, एक कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल है, दो ट्रांजैक्शन लिया मैंने। आप ध्यान से देखिए, कैश सेल में दो बातें हैं, आपके पास कैश आया और आपको आमदनी हुई। लेकिन एक बात बताऊं, क्रेडिट सेल में भी दो बातें हैं, कैश तो नहीं आया, उधार है। उधार है तो डेटर, मतलब डेटर का मतलब वो आदमी जिससे आपको पैसे लेने हैं, बकाया। और सेल मतलब अगर कैश सेल हुआ तो भी दो बातें हैं, और क्रेडिट सेल हुआ तो भी दो बातें हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूल, में जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा। चूंकि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट को डेबिट और एक को क्रेडिट बोलते हैं, इसलिए अकाउंटिंग में डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा अगर आपने अकाउंटिंग सही की है, या क्रेडिट हमेशा डेबिट के बराबर होगा। जैसे होता है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उस तरह से हमारे यहाँ डेबिट और क्रेडिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। दैट बाउंड टू बी ऑलवेज इक्वल, जो हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है मित्रों, ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, जरा ध्यान दीजिए।
देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए हमने सैलरी दे दी, सैलरी पेड। अब सैलरी पेड के भी दो एस्पेक्ट हैं, एक तो सैलरी आपका एक्सपेंस हुआ है और एक कैश गया। और मैं कहता हूं सैलरी आपने पे नहीं करी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। माय डियर फ्रेंड, इसका भी दो एस्पेक्ट है, सैलरी आपका एक्सपेंस हुआ और चूंकि आपने पैसे नहीं दिए हैं दोस्तों, तो ये आपकी लायबिलिटी तो है ना भाई, आज नहीं कल आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो ये आपकी लायबिलिटी भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये बात यहां पे देखनी है। कहो तो आगे चलें। देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता है कि हमें किसी भी ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि हमने अपनी गुड्स या सर्विसेज कब रेंडर कर दी। जब हमने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया या हमने जब सर्विसेज रेंडर कर दी तो हमारी आमदनी हो गई, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, कि रिकॉग्नाइज द इनकम एज एंड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड। क्योंकि ऐसा कई बार हो सकता है कि आपकी अर्निंग किसी और वक्त हो और बात कभी और। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए कि आपने अपनी घर के किसी फंक्शन में भैया की शादी के लिए आपने किसी बैंड वाले को कॉन्ट्रैक्ट किया। बैंड वाले ने कहा भाई मुझे पूरा पैसा चाहिए। आपने उसको कहा ठीक है ले लो भाई 20,000 रुपये, क्योंकि आजकल सट्टे की बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम की। तो आपने 20,000 रुपये दे दिए। मुझे बताइए, अगर आपके भाई की शादी जुलाई महीने में है और ये महीना अप्रैल का चल रहा है, तो बैंड वाला उसे अपनी इनकम कब माने? मान लो आपने 20 अप्रैल को उसको 20,000 रुपये दिए, लेकिन बारात यहाँ है 20 जुलाई को, तो बैंड वाला जाहिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे अपनी इनकम कब माने? क्या जब पैसा रिसीव हो गया तब माने, या तब माने जब वो आके अपना काम परफॉर्म करे, बारात में बैंड बजाए? ठीक है, तो करण का जवाब आया है, क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन मतलब अपना मानना, एकदम उद्देश्य शब्द में। जैसे कई बार आपके स्कूल के कुछ दोस्त होंगे, आप क्या बोलते हैं, नहीं यार इसको मैं अपना दोस्त मानता हूं, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अभी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिससे आपको कोई मतलब नहीं होता होगा। करण सुन रहे हैं आप? उसी तरह से मैंने किसी को कैश में माल बेचा तो कैश भी आ गया और माल चला गया, इसको सेल मानने में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने किसी को उधार माल बेचा और उसने कहा 3 महीने बाद में पैसे दूंगा। करण, मेरा आपसे सवाल है कि हम इसे सेल कब माने? आज माने या 3 महीने बाद माने? या बैंड वाले को मैंने आज पैसा दिया और हमारे यहाँ 3 महीने बाद बारात आनी है, तो बैंड वाला उसे अपनी इनकम कब माने? आज माने या 3 महीने बाद? बच्चे जवाब दीजिए सब लोग, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, शिवम, संगम, करण, आप मुझे जवाब दीजिए कि कब मानी जाएगी। जस्ट टेल मी, बताइए मुझे कब मानी जाएगी। करण बता रहे हैं सेल आज माने जाएगी। क्यों करण, आज सेल क्यों मानेंगे आप? आज आपने क्रेडिट सेल किया 20/4 को और सामने वाला बंदा जो पेमेंट करेगा वो कह रहा है मैं 20/7 को करूंगा, तो आज अपनी सेल कब मानेंगे? सेल अपने बुक्स में कब लिखी जाए, इस डेट को या इस डेट को? यही कहलाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बैंड वाले को पैसा आज मिला आज माने, या जब बाजा बजा दे
तब माने, कब माने, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है मित्र, जो बच्चे भी जुड़े हैं थोड़ा मैसेज करते रहिए, उससे हमें भी खुशी होती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने का मन लगता है। वरना अकेले ना कैमरे के सामने हम लोग पढ़ा नहीं पाते। हम लोग टीचर हैं, क्लास के सामने 400-500 बच्चे बैठे रहते हैं तो हम लोग अलग तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। अकेले जंगल में नाचा मोर किसने देखा, वो हमें नहीं समझ आता। इसीलिए आप बच्चे थोड़ा सा मेरे साथ बात करते रहें। देखिए करण, ध्यान दीजिए, इस पहले केस में बैंड वाले की जो बात करेंगे, बैंड वाले को अपनी इनकम कब माननी चाहिए? जब वो बाजा बजा दे, यानी कि जब बारात निकल जाए। अब बारात तो निकलेगी भाई साहब बाद में, तो तब तक वो इसे अपनी इनकम नहीं मानेगा। पता है क्या मानेगा? तब तक वो उसे अपनी लायबिलिटी मानेगा, एडवांस इनकम मानेगा। उस इनकम मानने का कोई भी हिस्सा नहीं मानेगा। वो कहेगा कि लायबिलिटी है, मुझे उस दिन जाके वहां बाजा बजाना है, वरना लोग बहुत मारेंगे और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? और जबकि इस केस में देखिए, जब सेल की बात हुई, चूंकि मैंने सामान आज दे दिया, तो सामान मैंने जब दे दिया तो जिस दिन क्रेडिट सेल किया उसी दिन मैं मानूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा पैसा मिलने का, पैसा तो मिलता रहेगा, पैसा कहां भागा जा रहा है। याद रहेगा दोस्तों कि रिकॉग्नाइज द इनकम एज एंड व्हेन यू हैव परफॉर्म्ड योर सर्विस। चलो एक और केस बताते हैं। मान लीजिए आपने अपने मोहल्ले में किसी शिक्षक को अप्रैल महीने में 30,000 रुपए दिए कि मुझे सर अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़ा दीजिए। और तय हुआ है कि भाई ये 12 महीने, यानी कि जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता, सर आपकी क्लासेस कराते रहेंगे। ये तय हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सर इस फीस को अपनी इनकम कब माने? हो सकता है वो फीस आज लेके और आज ही उन्होंने एक बाइक खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, या कुछ काम कर लिया, खर्च हो गया। घर में पैसे कौन रखता है? तो आपने उन्हें दिया, उन्होंने किसी और को दे दिया। लेकिन वो उससे अपनी इनकम कब मानेंगे अकाउंटिंग की दुनिया में? जवाब दीजिए मुझे। वो अकाउंटिंग की दुनिया में अपनी इनकम कब मानेंगे? शिवम संगम, आप भी बताइए बेटा, कब मानेंगे उसे अपनी इनकम? मैं वेट कर रहा हूं आपका, मुझे बताइए कि कब मानेंगे। बारह महीने की बात है। चलो मैं क्वेश्चन फिर से करता हूं कि 30,000 रुपए सर ने लिया 1 अप्रैल को, और सर ने कहा हम आपको अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ पूरे 12 महीने पढ़ाएंगे, अगले साल मार्च तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, पूरे 1 साल। तो सवाल ये है कि सर इस फीस को इनकम कब मानेंगे? राकेश ने कहा है कि सर जब स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तब। तो यही मैं पूछ रहा हूं, राकेश कब मानेंगे? क्या शुरू में कुछ मानेंगे या सब लास्ट में मानेंगे? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। देखिए, आपके सर जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे इनकम मानेंगे। वो अप्रैल में थोड़ा सा इनकम मानेंगे 1/12, यानी कि 2,500। मई में थोड़ा इनकम मानेंगे 1/12। जून में थोड़ा इनकम मानेंगे 1/12। जैसे जैसे समय होता जाएगा सर उसमें से थोड़ी थोड़ी इनकम मानते जाएंगे। कारण बताइए, पढ़ा भी तो रहे हैं, पूरे मन से उन्होंने अप्रैल में पढ़ाया, तो 1/12 नहीं मानेंगे। फिर मई में पढ़ाएंगे। एक कह रहे हैं कि सर एकदम लास्ट में। नहीं, एकदम लास्ट में क्यों? सर ने ये थोड़ा ना बोला है कि हम आपके बदले एग्जाम जाके देंगे। सर ने पढ़ाने का लिया था फीस आपसे, और पढ़ा तो रहे हैं हर महीने।
तो चूंकि आपको सर हर महीने पढ़ा रहे हैं, इसलिए भैया इसकी बात न करो कि एकदम लास्ट में, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा और यहीं पे होगा। याद रहेगा मित्रों? तो 1/12 1/12 मानते जाएंगे, तो यही कहलाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट। ध्यान रहेगा। और चलिए लास्ट में, मतलब जब इनकम, जब सर्विसेज दे दें, जब गुड्स हमने रेंडर कर दिया तो इनकम मानना है, जब तक नहीं किया तब तक नहीं मानना है। आइए नंबर 11, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखिए, अकाउंटेंट को अपनी पर्सनल बातें नहीं थोपनी चाहिए। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, बिजनेस डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करनी चाहिए। भाई जो होते हैं ना, परचेज का बिल, सेल्स का बिल, सैलरी का, बैंक स्टेटमेंट, जो इविडेंसेज हैं उनके बेसिस पे बनाइए अकाउंटिंग, ताकि कल कोई ऑडिटिंग करे, आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं सर ये था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कल आपको ना कोई दोष नहीं देगा। यू मस्ट सपोर्ट योर ट्रांजेक्शंस, योर अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो, सेल्स बुक, परचेज बुक या बिल या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं उनके बेसिस पे करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, कि जिसको वेरीफाई किया जा सके उसी की अकाउंटिंग करिए, ऐसे आप अकाउंटिंग मत कीजिए। ठीक ना? तो यही आपके 11 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आज आपके साथ बात करी। जरा फिर से समझ लीजिएगा इन प्रिंसिपल्स को। हमने सबसे पहले आपसे बात करी अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम अलग हैं और मालिक हमारे अलग हैं, इसी को बात दिया था ना मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में। फिर मैंने आपसे बात करी थी दूसरा मनी मेजरमेंट, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं उसकी बात करो। फिर हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात की थी, फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स की बात की थी, फिर मैटेरियलिटी की बात आई, और फिर प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स की बात आई, और फिर कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल की बात आई कि चीज़ें जितने में हम खरीदते हैं उतने में लिखें। मैचिंग कॉन्सेप्ट की भाई मैच कराओ इनकम और एक्सपेंसेस का, इनकम लिया तो उस साल के एक्सपेंसेस भी लो। ड्यूअल एस्पेक्ट की बात आई कि जो भी चीज़ें होती हैं उसका 2 एस्पेक्ट होता है, सिंगल एस्पेक्ट की बात नहीं करनी। फिर रिवेन्यू रिकॉग्निशन की बात आई, तब मानो जब आपने गुड्स या सर्विसेज दे दिया, और लास्ट में वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव की बात आई। इन प्रिंसिपल्स का एज सच कहीं मतलब अकाउंटिंग की दुनिया में एज सच मतलब है नहीं, लेकिन बेटा इसके बगैर काम नहीं चल सकता। आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे नींव बनती है ना, नींव जो बनती है किसकी, बिल्डिंग की, तो नींव में कोई नहीं रहता। नींव में तो मिट्टी भर देते हैं, फर्श डाल देते हैं, मार्बल लगा देते हैं, नींव में तो कोई नहीं रहता। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खर्चा नींव में किया जाता है, क्योंकि नींव है जिसके बेसिस पे आगे पूरी बिल्डिंग चलेगी। नींव नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर कहां से गिर ही जाएगा। उसी तरह से ये प्रिंसिपल्स हैं। ऐसा चीज प्रिंसिपल के लिए कभी कोई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड नहीं बनाना, लेकिन इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनाना है। हम आगे कुछ भी लिखेंगे दोस्तों, अकाउंट में ए भी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, तो उसमें ये 11 प्रिंसिपल कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर होगा। कभी पहला इन्वॉल्व होगा, कभी दूसरा इन्वॉल्व होगा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी छठा, लेकिन इन्वॉल्व जरूर होंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये 11 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान देने हैं। अगर दिक्कत हो तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, वीडियो तो पड़ा रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? अब थोड़े से 1-2 अनाउंसमेंट मुझे करनी है बालकों। कुछ बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था और उन बच्चों ने मेरे को कहा उन बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर आप जो वीडियो डालते हैं वो ना आपके सीए इंटर और फाइनल और फाउंडेशन के साथ डगमग हो जाता है। तो इन्हीं बच्चों की बातों को सोचते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा एक आपके फायदे के लिए, हमारा नहीं आपके फायदे के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो चैनल है ना,
टॉपर्स 24/7 नाम से क्लियर है। इसको हम लोगों ने बेटा कई हिस्सों में बांट दिया है। एक इंटर है जिसमें हम सीए इंटर और सीएस और सीडब्ल्यू इंटर हम लोग पढ़ाते हैं। एक फाइनल है, इसमें सीए और सीडब्ल्यू की बातें करते हैं। एक दोस्तों फाउंडेशन है जिसमें हम लोग सीएस फाउंडेशन की बात करते हैं। एक क्लास 11 हमने बिल्कुल अलग बना दिया, ठीक किया ना। इससे क्या होगा, आपको कोई भी वीडियो वहां पे ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं होगी। बात प्लेलिस्ट की नहीं, पूरा चैनल इसी बात का होगा, ठीक है। और क्लास 12 के लिए हमने अलग बना दिया। तो आप बताइए कब से मैं इस चैनल पे क्लास लेना शुरू करूं। देखिए पूरा चैनल ऐसे रहेगा, टॉपर्स 24/7 आप सर्च करेंगे अपने आप आ जाएगा, क्लास 11। और एक और बता देता हूं, यूट्यूब तो होगा ही स्पेशली इसी बात के लिए, उसमें और कुछ नहीं। इसमें अकाउंट लॉ, अकाउंट लॉ तो नहीं, बिजनेस स्टडी, मैथ वाले सर भी बोल रहे हैं कि हम क्लास शुरू करना चाहते हैं, और इकोनॉमिक्स, ये इसके अंदर बेटा पड़ा रहेगा यूट्यूब, ठीक है। और मैं क्या कहूं, टेलीग्राम तो है ही, काफी बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप बताइए कब से इस पे मैं क्लास चालू करूं। अभी से क्लास चालू कर दूं बिजनेस स्टडीज से, ताकि आपका एक सेपरेट अपना चैनल, इसको आप कह सकते हैं ये हमारा चैनल है। इसमें और कोई क्लास नहीं आएगी, ना कभी इंटर की आएगी, ना कभी फाउंडेशन की आएगी, ना कभी 12 की आएगी, कभी नहीं आएगी। क्या कहते हो, अब इसी पे आया जाए। कोई जवाब नहीं दे रहा। इसी बीच एक राकेश भाई का क्वेश्चन आया है कि सर लॉकडाउन के बाद लाइव क्लास बंद तो नहीं हो जाएगा। अरे नहीं राकेश भाई, अब जब आपका हमने हाथ थामा है तो मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब ये क्लास 31 मार्च से पहले तो नहीं बंद होनी है, 2021, ठीक है। तो चलिए एक काम कीजिए, राकेश भाई और बाकी बच्चे एकदम श्योर रहें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बाकी लोग एक काम कीजिए, ध्यान दीजिए, ये अब प्रसारण बंद होगा, तो ये आप प्रसारण बंद होगा तो छोड़ दीजिए, फिर से एक बार सर्च मारिएगा। और सर्च क्या मारना है, टॉपर्स 24/7 क्लास 11। और किसी कारण से अगर वो नाम मिल पाए तो मैं काम करूंगा, मैं इसमें जो टेलीग्राम का चैनल है, बताइए कितने लोगों ने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन किया है। आप में से कितने बच्चों ने टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लिया था, कोई जवाब दे। जिसमें हम आपको नोट्स डालेंगे, बल्कि हमने नोट्स डाला भी, अगर आपने देखा हो तो। किसी ने ध्यान दिया, उसमें नोट्स डाले हुए हैं अकाउंटिंग टर्म्स के, चैप्टर 1 का और चैप्टर 3 का नोट भी डालेंगे, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी। राकेश मैंने कर लिया, करण आपने नहीं किया बेटा, करण, संगम, शिवम आप लोगों ने नहीं किया, कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, ये चैनल मैं यहां पे अब रोक देता हूं, ठीक है। अब राजीव सर टॉपर्स 24/7 क्लास 11 के चैनल पे अपनी क्लास शुरू करेंगे, जो यूट्यूब पे होगा। तो आप लोग भी क्लास 11 के चैनल को आप लोग वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास वहीं पढ़ें 7 बजे से। और ये जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे मैं उसका लिंक भेज दूंगा, जिससे आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, टॉपर्स 24/7 क्लास 11, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, परसों दोस्तों फिर मिलते हैं, ठीक है, परसों फिर मिलते हैं। अच्छा एक और बता दूं, क्लास 11 की जितनी क्लासेज है ना, मैंने सब इस पे ट्रांसफर कर दिया है। तो जितने भी 4, 5, 6 क्लासेज हैं सब इसके ऊपर मैंने ट्रांसफर कर दिया, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर। चले जाइए सब लोग टॉपर्स 24/7 11 के चैनल पे।